आज हम लोग व्यतिकरण के इस चैप्टर में प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण समझते हैं। तो व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को समझने के लिए हम लोग पहले कला संबद्ध की चर्चा करते हैं। कला संबद्ध स्रोत की, कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर या तो शून्य होता है या यदि कलांतर होता है तो समय के साथ स्थिर रहता है। तो ऐसे स्रोतों को कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। मान लीजिए अपने पास दो स्रोत S1 और S2 हैं और इनसे निकलने वाली तरंगें समान कला में हों, अर्थात इनके बीच कलांतर 0 हो, या कलांतर अगर है तो समय के साथ यदि नियत रहता है, तो ऐसे स्रोत कहलाते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो व्यतिकरण की घटना के लिए कला संबद्ध स्रोतों का होना आवश्यक है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हों, किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर या कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, अर्थात लगभग अंधेरा सा होता है। इस घटना को प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक यंग ने 1801 में प्रयोग करके दिखाया प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को। तो इन्होंने दो पर्दे लिए। एक पर्दा मान लीजिए A है जिसमें एक रेखा क्षेत्र यस किया उन्होंने, और दूसरा पर्दा कुछ दूरी पर रखा जिसमें दो रेखा क्षेत्र S1 और S2 बनाए। ये मान लीजिए B पर्दे पर दो रेखा क्षेत्र S1 और S2 हैं। ये रेखा क्षेत्र S1 S2 S के सीध में ना होकर ऊपर नीचे होते हैं और यस से समान दूरी पर होते हैं। यस से इन रेखा क्षेत्रों की दूरी समान होती है। अब उन्होंने प्रकाश स्रोत इसको रेखा क्षेत्र यस को एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया। तो जब एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं तो जब कोई समतल तरंगाग्र रेखा क्षेत्र यस पर टकराता है तो यस नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं। तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं का संघ हो गया, ये गर्त हो गया, ये संघ हो गया और ये गर्त हो गया, और इस तरह से ये संघ। तो जब रेखा क्षेत्र यस से निकलने वाली तरंगें पर्दे B पर बने रेखा क्षेत्रों S1 S2 से टकराती हैं तो S1 S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और कला संबद्ध स्रोत होते हैं, और इनसे निकलने वाली जो तरंगें होती हैं वह माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपण करती हैं। तो यह देखा जाता है कि यदि हम पर्दे B के आगे और पर्दा इस तरह से C पर्दा रखें तो पर्दे पर प्रकाश की चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती हैं। ये प्रकाश पट्टियां एकांतर क्रम में होती हैं, अर्थात एक चमकीली पट्टी, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, इस तरह से। इन प्रकाश पट्टियों को फ्रिंजें कहते हैं। जो चमकीली प्रकाश पट्टी होती है उसको दीप फ्रिंज कहा जाता है, ब्राइट फ्रिंज, और जो काली पट्टी होती है प्रकाश की उसको अदीप फ्रिंज कहते हैं, डार्क फ्रिंज कहा जाता है। और फ्रिंजों के इस समूह को द्विक रेखा क्षेत्र का व्यतिकरण प्रतिरूप कहा जाता है। तो इसको द्विक रेखा क्षेत्र का व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। अब इन फ्रिंजों की व्याख्या वैज्ञानिक यंग ने हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से की। तो हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से फ्रिंजों के बनने की व्याख्या है।
तो वैज्ञानिक यंग ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से इन फ्रिंजों के बनने की व्याख्या इस प्रकार की। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जब कोई तरंगाग्र किसी बिंदु से टकराता है तो वह बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है और उससे द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में आगे बढ़ती हैं। तो जब एक समतल तरंगाग्र स्रोत यश से टकराता है तो यश से नई तरंगें माध्यम में आगे बढ़ती हैं और जब एस से निकलने वाली ये तरंगें रेखा क्षेत्र यश1 और यश2 से टकराती हैं तो यश1 और यश2 भी नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में आगे एक साथ संचरित होती हैं। तो यश1 यश2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के सुरंगों और गर्तों को हम लोग सुरंगों को फुल चाप से बनाते हैं, पूर्ण रेखा से, और गर्तों को छिन्नित रेखा से बना लेते हैं। तो यश1 से मान लीजिए ये इसका सुरंग बन गया, यश2 का सुरंग हो गया और ये इसका गर्त हो गया और ये इस तरंग इससे निकलने वाली तरंग का गर्त हो गया। इस तरह से हम लोग सुरंग और गर्त बना लेते हैं। इसको हटा, इस तरह से हम लोग और सुरंग और गर्त बनाते हैं। बस अब यहीं से समझते हैं। मान लीजिए ये सी पर्दा है, तो उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर दोनों तरंगों के संग या गर्त मिलते हैं उन स्थानों पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं और परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। अर्थात उन स्थानों पर जिन स्थानों पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों को प्रस्पंद कहते हैं, ए से लिखते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक तरंग का संग दूसरी गर्त से मिला है तो ये प्रस्पंद बन गया। इसी तरह से और दूसरा यहाँ पर श्रृंग से मिला है तो एक प्रस्पंद ये बन गया और इसी तरह से और आगे मिलते हैं प्रस्पंद। तो यदि हम इन प्रस्पंदों को एक सीध वाले प्रस्पंदों को मिलाएं तो इसको प्रस्पंद रेखा कहते हैं, प्रस्पंद रेखा। और पर्दे के जिस स्थान पर यह प्रस्पंद रेखा टकराती है उस स्थान पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो इस तरह से एक ब्राइट फ्रिंज बन गई। अब उन्होंने दूसरा समझाया कि जिन स्थानों पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त से या दूसरे का गर्त श्रृंग से मिलता है उन स्थानों पर दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं और उन स्थानों को बोलते हैं निष्पंद, और इन निष्पंदों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं निष्पंद रेखा। और निष्पंद रेखा पर्दे के जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है अर्थात अधिक फ्रिंज बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा नीचे बना दीजिए इस जगह पर, और यहाँ पर एक पॉइंट ये लेते हैं, इस तरंग का गर्त है और इस वाले का श्रृंग है, ये मिला और इसी तरह से एक यहाँ मिल गया तो एक ये निष्पंद बन गया, एक ये निष्पंद बन गया। और यदि इन दोनों को मिलाएं तो ये कहलाती है निष्पंद रेखा। और यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है, सॉरी डार्क डी बना देंगे यहाँ पर डार्क फ्रिंज, इसको बोलते हैं निष्पंद रेखा, निष्पंद रेखा। इसी तरह से और अगर हम प्रस्पंद निष्पंद रेखाएं बनाएं तो देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संग से मिला है और ये गर्त से मिला है, ये संग से मिला है तो एक रेखा यहाँ पर ऐसे बनेगी तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसी तरह से एक यहाँ पर ये गर्त है और ये श्रृंग है दूसरी तरंग का, ये श्रृंग है पहली तरंग का, दूसरी का ये गर्त है। तो इनको मिलाने वाले अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएं तो एक यहाँ पर ये बनेगी आपकी डार्क फ्रिंज। इसी तरह से हम और भी डार्क फ्रिंज ये निष्पंद और प्रस्पंद रेखाएं बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्दे पर जो प्रस्पंद और निष्पंद रेखाएं मिलती हैं वो एकांतर क्रम में होती हैं, अर्थात जो फ्रिंजें बनती हैं जो ब्राइट फ्रिंज यानी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज जो बनती है फ्रिंजें वो एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमें इसी कारण हमें पर्दे पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और इसी को कहते हैं द्विक रेखा क्षेत्र का
व्यतिकरण प्रतिरूप। तो ये है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण द्वारा फ्रिंजों के बनने की व्याख्या। अब यहाँ ये देखा गया कि ये जो रेखा क्षेत्र S1 S2 होते हैं, ये जितना निकट होते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप उतना ही स्पष्ट होता है। यदि हम इनकी दूरी को और पास कर दें तो चमक बढ़ जाती है फ्रिंजों की और स्पष्ट दिखाई देती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। और यह भी देखा गया कि यदि रेखा क्षेत्रों S1 और S2 से इस पर्दे की दूरी d को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ जाती है, और फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, वो बराबर होती है, समान चौड़ाई की हमें फ्रिंजें एकांतर क्रम में मिलती हैं। तो यह है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण।